दोस्तों, एलईसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी खबरों के ऊपर। पहला तो देश के अंदर जो देश का विपक्ष है वो नारेबाजी प्रोटेस्ट कर रहा था। अब तक ये प्रोटेस्ट जो है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, बिहार एसआईआर के खिलाफ जो है संसद में चलते थे, लेकिन अब यही प्रोटेस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर चल रहे थे, तो पुलिस ने उन लोगों को डिटेन कर लिया है। इसी के साथ साथ खबरों का सिलसिला लेके चलेंगे अमेरिका तक, क्योंकि अमेरिका ही हिंदुस्तान का इकलौता मित्र रह चुका है। तो उस मित्र के बारे में बात करेंगे जहां पर खड़े होके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गदों के सरताज आसिम मुनीर ने जो है वो भारत के अंदर मतलब मिसाइल मारने के, मुकेश अंबानी को मारने की ये सब धमकियां दी हैं। और आप सोचिए कि नोबेल पीस प्राइज के लिए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप वहां पर दूसरे देश जो हैं, दूसरे देशों की जो आर्मी चीफ है वो ऐसी भारत के खिलाफ टिप्पणियां दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो ये है कि किस प्रकार जो हमारे ऑपोजिशन को जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी कर रहे हैं इस देश की इकोनॉमी, मतलब देश के अंदर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया का, वहां पर ऑपोजिशन को पकड़ा जा रहा है, तो गलत है कार्तिक? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गलत बात है अगर राहुल गांधी के संदर्भ में देखें तो। लेकिन मेन बात यह है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जनता को एक बीच में एक बात छोड़ दी कि इलेक्शन कमीशन की क्या कार्य प्रणाली है या फिर वोट चोरी वो कह रहे हैं क्या कुछ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपने काम के अंदर इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास दो वोटर ID कार्ड है, तो उनका सवाल सही है कि भाई दो वोटर ID कार्ड इशू कैसे हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को यहाँ काम करना चाहिए। लेकिन इसको सिटीजनशिप की या फिर नागरिकता की, जो नागरिकता खत्म करने से जोड़ना और अलग अलग वेरियस चीज़ों से जोड़ना, ये काफ़ी एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा था कि आप आइए और हम आपसे बात करेंगे, और ऐसी बात नहीं किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को बुलाया था, बल्कि 30 सदस्यों को बुलाया था। इंडिया ब्लॉक के 30 सदस्य आ सकते हैं और आकर हमसे बात कर सकते हैं, टेबल पर आकर हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने बात करने का जो ऑप्शन है उसको सही नहीं समझा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना सही समझा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना, कैओस फैलाना, इन सब चीज़ों को सही करना समझा और यही किया है। और शुरुआत से लेकर अब तक ये यही करते आए हैं और इस बार भी इन्होंने यही करा है। सबसे पहले ये वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, जनगण मन राष्ट्रगान गाते हैं और फिर ये कूच करते थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ। और इससे पहले यानी एक दिन पहले संडे की, आज मंडे को प्रोटेस्ट हुआ है, संडे की मैं बात होता तो संडे को रात को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमसे कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, ना ही हमको बताया गया है कि हम कोई प्रोटेस्ट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ना ही हमको हमारे पास कुछ आए। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आपने वो तस्वीर देखी होगी, अभी दर्शकों की स्क्रीन पे भी आ रही है कि राहुल गांधी घर पे डिनर होस्ट किया गया था 7 तारीख को। और जब पहली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसी दिन रात को डिनर होस्ट करा गया। डिनर होस्ट जब करा गया तो उस दौरान जो है राहुल गांधी प्रॉपर्ली सारे एमपीज को समझा रहे थे। और वो विपक्ष के सारे नेता थे जो आज उस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो वो लोगों को समझाया जा रहा था कि किस तरीके से प्रोटेस्ट लीड किया जाएगा। जैसे हमने वो तस्वीर देखी कि अखिलेश यादव जो है 2-2, 3-3 बैरिकेड कूद के जा रहे हैं। वो यूपी वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ गांधी परिवार पीछे छुट जाता है वहाँ यूपी वाले बाजी मान लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 की 3 बैरिकेड छोड़े और सीधा आगे छलांग मार दी। तो ये जो चीज करी गई, देखिएगा इलेक्शन कमीशन को ये है कि काम करना पड़ेगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स पोर्ट्रे करे हैं उन सबके ऊपर फैक्ट चेक हो चुका है, ऐसा नहीं कि फैक्ट चेक नहीं हुआ है। तो ये है कि आप आधा सच दिखा के देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का आप काम इजी कर रहे हैं। क्योंकि कल को जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला चल रहा है SIR को लेकर, सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन अब तक काम नहीं कर पाया है, जहां पर वो ढिलाई बरत रहा था, जहां पर वो वोटर लिस्ट को, जो सेंट्रल वोटर लिस्ट है वो ढंग से अपडेट नहीं हो रही थी, इसीलिए तो एक जगह पर 40 वोट निकल रहे थे कि 40 जनों का एड्रेस सेम है, एक ही कमरे में 40 लोग कैसे ले रहे हैं। तो ये सब चीजें निकल रही है, इन्हीं का तो रिवीजन चल रहा है, इसीलिए तो प्रॉपरली वो चीज हो रही है। तो बिहार SIR का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम है जिसपे राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसपे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और फिर आप बिहार SIR का विरोध कैसे कर रहे हैं? आप ही को काउंटर कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की मैं गलती से, आपने बोला, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ना अब तक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, भाजपा उसका विरोध कर रही है। बिल्कुल। सम्मित पात्रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं उसके बाद, तो भाजपा थोड़ी इलेक्शन कमीशन चला रही है। नहीं, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन सारी अथॉरिटी देता है और एकदम एपिक्स बॉडी है, वन ऑफ द एपिक्स बॉडी। अगर टॉप 3, टॉप 4 बॉडीज होगी इंडिया के अंदर, तो उसमें इलेक्शन कमीशन काउंट किया जाएगा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वही देश की धरातल सब कुछ वही महसूस करवाता है। आपको वोट देने का अधिकार कौन दे रहा है? आप तो 18 साल के हो गए, इलेक्शन कमीशन ही तो आपको सर्टिफाइड करेगा कि ये वोटर है। बिल्कुल। तो ये तो चीज है ना, जो ये वाली की सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन इंडायरेक्टली यही तय कर रहा है कि कौन सिटीजन है, क्योंकि इंडिया का सिटीजन ही वोट दे सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पूरा राइट है
ये तो बहुत ही बेकार सी बात मुझे लगती है जो देश का विपक्ष कहता है, लेकिन दोनों तरीके से जो दोनों पहलू हैं वो दोनों इस तरीके से देखिए, विपक्ष तो उसको इस तरीके से कर रहा है कि आप रोड पे उतर जाइए, रेवोल्यूशन करिए कि अभी तो क्रांति का समय है, क्रांति का समय। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे नहीं पता कि वो कौन से ही फैसले का इंतजार कर रहा है या फिर सरकार का। सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर हस्तक्षेप करती है, और वो जो कार्तिक अभी आप बोल रहे थे ना कि अगर धांधली है वोटों की, तो कार्तिक कश्मीर में क्यों नहीं जीते? कश्मीर के अंदर ऐसी कैसी वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी कि मोदी जी भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बना पा रहे, झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं भगा पा रहे, खुद की बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस लाके बैठा दी। ऐसे कैसे वोट चोरी कर रहे हैं? बड़ी कमजोर वोट चोरी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ये सब चीजें सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आने वाले जितने भी चुनाव है, जैसे बिहार का हो गया, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव है, बंगाल के बाद साउथ के अंदर जो स्टेट्स का चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस एटलीस्ट दिखे। बिहार के अंदर टॉप 4 पार्टियां अगर लेते हैं तो उसमें कांग्रेस नहीं आती है। तेजस्वी यादव की आरजेडी, जेडीयू आती है इसकी, नीतीश कुमार की, फिर चिराग पासवान की ये, फिर उसके बाद प्रशांत किशोर की जन स्वराज, और फिर बीजेपी आ रही है, और फिर कहीं जाके कांग्रेस आएगी। तो बिहार के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। तो कांग्रेस पीछे जा रही है। और इस प्रोटेस्ट में भी लाइमलाइट अखिलेश यादव लेके आप देखिए ना, 2 ट्रेंड उन्हीं के चुनाव पे, एक हिंदी में एक इंग्लिश। तो वो वाली चीज है ना। तो आप ये जो देश का विपक्ष कर रहा है ना कि राहुल गांधी को रीब्रांड कीजिए, ये रीब्रांडिंग है, ये और कुछ नहीं है। राहुल गांधी को रीब्रांड कर रहे हैं। अपनी इससे पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि कांग्रेस, मैंने खुद ने कहा था कि कांग्रेस पावर में तभी आ सकती है जब कांग्रेस जनता को ये बता दे कि सब कुछ डिस्टेबलाइज हो चुका है। अब वक्त है क्रांति का। कांग्रेस इससे पहले पावर खतरनाक तरीके से कब आई थी? जब आजाद किया, भारत को आजाद कराया गया था। तो उसके बाद अब कांग्रेस उसी सीन को वापस क्रिएट करना चाहती है, और ये वही मैटर, वही चल रहा है। और इसके अंदर आप जितना आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना, वो ये ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। आप सोचिए ना, जहां पर कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर आप पार्टियों के चीफ अखिलेश यादव यूपी के एक्स सीएम हैं, वो बैरिकेड कूद रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है? ये जनता को बताया जा रहा है कि अब क्रांति का समय है, अब उतरिए, घर से बाहर निकलिए, ये करिए, वो करिए। तो ये चीजें पोर्ट्रे करी जा रही है। ऐसे कैसे आप देश को इकट्ठा करेंगे? अब इसके अंदर सेकेंडरी चीज है, जो दूसरी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये है कि जिस प्रकार आसिम मुनीर यूएसए के अंदर जाते हैं, यूएसए की एक स्टेट है फ्लोरिडा का एक शहर है टेम्पा के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। वहां पर आसिम मुनीर जाते हैं, वहां पर जाके भारत के ऊपर 10-10 मिसाइल डैम, अगर भारत डैम बनाता है इंडस रिवर के ऊपर, जो पाकिस्तान में जा रहा था पहले पानी, अगर भारत उस पर डैम बनाता है तो हम भारत पर मिसाइल फेंक देंगे। भारत एक मर्सिडीज है तो हम एक पुराना ट्रक है, अगर ट्रक और मर्सिडीज टकराएंगे तो किसका ही नुकसान होगा, सबको पता है। ऐसे बयान आते हैं। मुकेश अंबानी को मारने के बयान आते हैं कि हम इंडिया के बिलियनियर्स को टारगेट करेंगे, अब उनको हम एलिमिनेट करेंगे, उनको हम मारेंगे। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज का ढोंग और ये जो चीजें चल रही थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप बोले जा रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज, तो ये कैसा नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जहां पर भारत को एक आतंकवादी स्पॉन्सर्ड स्टेट जो है प्रॉपरली धमका रहा है, और उसका आर्मी चीफ, टॉप मोस्ट कमांडर, पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी ही, और आर्मी का भी सबसे ऊपर फील्ड मार्शल, सबसे बड़ी पोस्ट, उसका व्यक्ति आके धमका रहा है, उसका व्यक्ति आके वहां पर बोल रहा है। ऐसी धमकी वमकी ऐसी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम कोई डर के कुछ हो गया। वो तो पाकिस्तानी मिसाइल्स ऑपरेशन सिंदूर में कितनी कारगर थी, हमने ढंग से देख लिया था। लेकिन ये जो शब्द है कि आसिम मुनीर बोलेगा, वो उसकी चरितार्थ में ये, उसका परिवेश ऐसी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, लेकिन यूएसए ने बुलवाया, ये एक सवाल खड़ा कर देता है कार्तिक। बिल्कुल। और मेन बात ये है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करा दिया, मैंने थाईलैंड कंबोडिया का भी क्रेडिट ले चुके, अजरबैजान और आर्मेनिया के भी दोनों लीडर्स का क्रेडिट ले चुके, और ईरान का भी क्रेडिट ले चुके, रशिया यूक्रेन का क्रेडिट ले नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये सब चीजें करने के बावजूद भी ये चीज क्या शोकेस कर रही है? क्या आपके नोबेल पीस प्राइज के जो मेमोरेंडम है इसके अंदर ये चीज शामिल है कि हम पहले इंडिया पाकिस्तान का सीजफायर करा देंगे, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका में बुलाएंगे, माफ कीजिएगा फील्ड मार्शल, वो एक ही बात है, उनको बुलाएंगे अमेरिका के अंदर और उनसे बयान दिलवाएंगे कि आप अब यहाँ पर अमेरिका की धरती से इंडिया को न्यूक्लियर पावर की धमकी दीजिए। क्या कह रहे थे? ईगो। हाँ, ईगो। ये क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, एक न्यूक्लियर स्टेट आप ही के देश के अंदर आके धमकी देके जा रही है, तो आपकी कैसी पॉलिसी है? दूसरी चीज ये, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ये चीज आसानी से कर रहा है, और अमेरिका को इसका फायदा मिलेगा तब जब अमेरिका ईरान को टारगेट करेगा, क्योंकि आसिम मुनीर को जो बुला रहे हैं वो पाकिस्तान के अमेरिका के वेस्टर्न कमांड के ऑफिसर बुला रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं। आसिम मुनीर को बुलाया गया है, वो सेंट्रल कमांड के ऑफिसर ने बुलाया है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है। लेकिन आसिम मुनीर जो बोल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को पता है, वो बोल रहा है क्योंकि वो इंडिया को काउंटर करना है। बुलाने के पीछे का रीजन है ईरान के लिए कैसे पॉलिसीज क्रिएट करनी है कि उसको हमें कैसे मारना है। बुलवाने के पीछे का रीजन ये है कि उनको ये बताना है कि हम इंडिया को भी काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल।
ये 2 मेजर रीजन हैं, इसलिए आसिम मुनीर को वहां पर बुलाया गया। वरना आसिम मुनीर जैसा आदमी जिसको अगर मतलब कि मुकेश अंबानी को मारने की धमकी देते, इंडिया में अगर मिलीनियर आदमी भी आसिम मुनीर के मुंह पे पैसा फेंकेगा ना, तो वो साड़ी पहन के, घुंघरू बांध के और हाथों में मेहंदी लगा के, काजल लगा के, बिंदी लगा के नाचना शुरू कर देगा। वो उस किस्म का आदमी है। पैसे के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद के देश को बेचकर फॉरेन के अंदर बर्गर की चेन, पिज्जा की चेन, ये रेस्टोरेंट, होटल्स की चेन खोल के बैठे हुए हैं, वही आर्मी चीफ बाजवा हो गए, उससे पहले के आर्मी चीफ हो गए। वो बाजवा का तो ऑयल बिजनेस अगर दुबई में थे। हाँ, तो ये क्या करेंगे? ये कौन से पाकिस्तानी की सगी है? किसी पाकिस्तानी की सगी नहीं है। वो असली जो धरातल पे पाकिस्तानी है, वो तो खुद ही रेडिकलाइज हो चुका है। वो तो खुद ही उसको मदरसा बेच के इन्होंने खराब कर दिया है। स्कूलिंग सिस्टम इन्होंने पूरा बर्बाद कर रखा है। खुद के बच्चे इनके विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी का बच्चा विदेश जा नहीं सकता, उतने पैसे नहीं है उसके पास, वो डंकी कर करके वहां पहुंचता है। खुद के बच्चों को फटाफट से, क्योंकि इनकी डील रहती है। अब आसिम मुनीर को भी डेफिनेटली अमेरिका के अंदर कोई वेल सेटल्ड है और बाद में सिटीजनशिप मिल जाएगी। वेल सेटल्ड है कि भाई आपको पता है जैसे आपका ये खत्म होगा, चलो तुरंत अमेरिका जाओ, अमेरिका के अंदर आपको एक सेफ हाउस मिल जाएगा, आपका पूरा परिवार यहाँ रहेगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अभी वो एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, अभी वो एग्जाम चल रहा है कि वो क्रेडिबल एलिजिबल है या नहीं है इस चीज़ के लिए। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार होगा, वैसे आप देखेंगे किस तरीके से वो लोग सब आगे बढ़ जाएंगे। और ये पाकिस्तान का चरितार्थ सत्य है। और मैं इसी एक सबसे बड़ा दुखी तो यही है कि यूएसए और चाइना का इंटरेस्ट आके मिलता ही यही है कि वो एक स्टेबल और बढ़ता हुआ सुपर पावर इंडिया नहीं दे सकते, और उसको काउंटर करने का सिर्फ एक रीजन है, और एक ही तरीके से कर सकते हो, पाकिस्तान और कश्मीर। और इसलिए यूएसए और चाइना कभी भी हिंदुस्तान को तीसरी महाशक्ति बनते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गलती क्या तो बनेंगे, लेकिन अगर हम जब बन जाएंगे उसके बाद हम कभी, अभी भी हम किसी की नहीं सुनते, अभी भी हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, अभी भी हमें कोई बता नहीं सकता। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कार्तिक बोली थी, कि इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्टेबल है, कोलेशन की गवर्नमेंट, इतनी मतलब कोलेशन है अभी, ऐसा नहीं कोलेशन नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल तक जो गवर्नमेंट थी वो खुद भी चाहती तो पार्टी वो फॉर्मुलेट कर सकती थी, मेजोरिटी बना के कुछ साबित कर सकती थी। अभी है तो अभी जो कोलेशन पार्टनर्स है वो एकदम सिक्योर्ड है, जुड़े हुए साथ में है। तो इस चीज को ध्यान रखने का यूएस और चाइना को पता है कि अगर ये प्रॉपर कोलिशन की गवर्नमेंट होती तो हम इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकते थे। अभी आप नहीं कर सकते डिस्टेबलाइज, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और उनका ईमान बिक नहीं सकता जैसे बाकी पार्टियों को। आप देखें ना, नीचे श्रीलंका बर्बाद है, बाजू में बांग्लादेश की क्या हालत करी जो बाइडन ने, और फिर पाकिस्तान तो वैसे गोद में, और नेपाल वैसे पपिट रहता है। और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद अफगानिस्तान तो वही डिसमेंटल है, ईरान को टारगेट करना है, भारत के अंदर मजबूत सरकार है, लेकिन म्यांमार में दिक्कत हो रही है, थाईलैंड कंबोडिया में इन्होंने लड़ाई करवा दी, वियतनाम को यूएसए का पपेट बनाई रखा है। बिल्कुल। और कौन बचा है नीचे? फिलीपींस यूएसए का पपेट है, इंडोनेशिया यूएसए का पपेट है, उधर जापान यूएसए का पपेट है, मॉरिशस को तो मोदी जी ने सेट कर ही दिया। तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर या तो देश यूएसए की साइड है या फिर चाइना की साइड है, लेकिन एक लौता देश है जो खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान, जहां पर हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो ये सबके लिए काउंटर पार्ट है। और आसिम मुनीर के लिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना कम होगा उतना बेटर है, कि कहीं वो फिलहाल इस स्थिति से देखने को मिलता है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे उसका पूरा बट्ठा डोनाल्ड ट्रम्प ने बैठा दिया है, और ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही समझदारी की वजह से ठीक हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को समझदारी दिखाते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ नए स्टेप, समझदारी तो दिखी गई ना। समझदारी तो यही है ना कि आपने जैसे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, वैसे एकदम से अजीत डोभाल रशिया जाते हैं, रशिया जाके व्लादिमीर पुतिन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं पुतिन से मैं ट्रम्प से मिलूंगा लास्ट का मैं। आगे क्या बात होती है? 15 अगस्त को उनकी तय मीटिंग, आज 11 अगस्त को वीडियो बना रहे हैं, 3 दिन बाद वो मीटिंग होगी, तो वो तो तय फिक्स है कि वो 15 अगस्त को मिल रहा है लास्ट के अंदर। लेकिन एक चीज है जो सोचने का मीटिंग थी, उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रम्प से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया था, तो उन्होंने पूछा था कि कौन कौन देशों का हाथ है इसके पीछे। तो इंडिया का नाम किसी रिपोर्टर ने नहीं लिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि ना इंडिया को भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, हो सकता है उनका भी इसमें हाथ हो, उनका ही हाथ है, उनका ही आता है। और एक चीज़ ये भी है कि बेसिकली आसिम मुनीर ने जब पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो 2 नेशन थ्योरी वाला जिसका पहलगाम का अटैक हुआ था, तो हमारी इंटेलिजेंस अथॉरिटीज को ये चीज़ देखने की जरूरत है कि अभी जो स्टेटमेंट आया आसिम मुनीर का, कहीं वो कोई कुछ और नया अपडेट या फिर उसका नाम वो कोई हो। बाकी आप लोगों की तमाम इन दोनों खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।